ओके, मॉर्निंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप बनर और टाइप टू के बारे में। व्हाट इज टाइप बनर? टाइप बनर का मतलब होता है कि जब हम नल हाइपोथेसिस को गलती से रिजेक्ट कर देते हैं तो आपका टाइप बनर के अंदर आता है। ठीक है, टाइप टू का मतलब होता है कि जब नल हाइपोथेसिस जो है दैट हैज नॉट रिजेक्टेड इवन व्हेन इट इज प्रूवन एज इनवैलिड। ओके, जब वो रिजेक्ट नहीं होती, जबकि वो गलत है, इनवैलिड है, उसके बाद भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब सीधा बोले तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि नीचे करके R1 2 करके, तो आर का मतलब होता है रिजेक्शन और ए का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। हम बात कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस की। तो पहले केस में आर का मतलब रिजेक्ट करेंगे हम नल हाइपोथेसिस को, दूसरे केस में एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे याद कर लेना, अगर इन केस आप भूले एग्जाम में तो याद करने का एक तरीका है। अभी नेक्स्ट इसमें सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं सैम्पलिंग को लेकर के, तो एटलीस्ट पता रहना चाहिए। हो सकता है कि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए। यू शुड नो व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है। ठीक? पहला नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्लीज वीडियो लीजिए आप लोग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि हर एक यूनिट जो होती है पॉपुलेशन की, उसका चांस होता है सिलेक्ट होने का इन अ सैंपल। जैसे कि 100 मान लीजिए पॉपुलेशन के अंदर 100 लोग हैं, उसमें से आपने 20 लोग सिलेक्ट किए, तो उसमें हर एक यूनिट का चांस, हर एक पर्सन का चांस होता है सिलेक्ट होने का इन सैंपल। जैसे आपने 10 सैंपल लेना है तो हर एक पर्सन का चांस होता है दैट विल बी सिलेक्टेड इन दिस सैंपल। दैट इज कॉल्ड इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर कुछ एलिमेंट ही सिलेक्ट हो पाएंगे इन दी सैम्पलिंग, सभी के एलिमेंट का चांस नहीं होता सिलेक्ट होने का, उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग: कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सॉरी कन्वेंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, पर्पजफुल सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग। एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर हमको जो रेस्पोंडेंट होते हैं, या सिंपल भाषा में बोले तो, या जो पॉपुलेशन है उसके जो सैंपल है, मुझे पता नहीं होता है ज़्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं, रेफरल यूज करते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपको दो चार लोगों के बारे में पता है, आपके पास दो लोग हैं, ओके, तो उनसे आप बात करेंगे, उनके माध्यम से तीसरे इंसान का पता चलेगा, उसके बाद फोर्थ नंबर, ऐसे करके एक काइंड ऑफ चैन बन जाती है। रेफरल हम इसमें यूज करते हैं नॉर्मल सैंपल में, जहाँ पर हमको पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, सैंपल ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे कि सैंपल ऑफ द ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, या ऐसे लोग जो कि HIV एड्स से अफेक्टेड हैं, तो ये जनरली इतने आसानी से नहीं हम लोग रीच कर पाते हैं। तो थ्रू दी डॉक्टर, थ्रू दी हॉस्पिटल से, या डायरेक्टली कोई मिल जाता है तो उसके माध्यम से हम रेफर करके, रेफरल के माध्यम से चेन बना करके हम डेटा, मतलब सैंपल बना लेते हैं बहुत सारे, या जितने चाहिए होते हैं फॉर द रिसर्च। तो वो सब उसको हम स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? कोटा सैंपलिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी संस्था के अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं, ओके, तो 100 में से आपको पूरा, मतलब 100 लोग जो है टोटल पॉपुलेशन होगी, उसमें से आप जो है कुछ सैंपल निकाल लेंगे। पूरे 100 सैंपल में से, 100 पॉपुलेशन में से मान लीजिए 10 लिए, 20 लोग आपने निकाल लिए, वो आपके सैंपल बन गए। ओके, फिर आप उसकी ग्रुपिंग कर देंगे, वो आपका कोटा सैंपलिंग कहलाता है। द पॉपुलेशन इज फर्स्ट सेगमेंटेड इनटू सब ग्रुप, दो ग्रुप बना लिए, ओके, जैसे कि मेल फीमेल करके, ऐसे करके, तो आपका कोटा सैंपलिंग कहलाता है। नेक्स्ट इसमें आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल यही मतलब होता है कि रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करता है। उसको पता होता है कि यहाँ पर कम टाइम लगेगा, या कॉस्ट इफेक्टिव है, या वहाँ पर पहुँचना आसान है, अवेलेबिलिटी है। जैसे कि जो लोग, प्लीज म्यूट कर लीजिए, जो लोग अवेलेबल नहीं होते दिन में, तो वो लोग सैंपल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसे लोग जो कि इजीली अवेलेबल है और वहाँ पहुँचना आसान है, और तो वो आपके कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर आएंगे। तो ये रिसर्चर अपने हिसाब से चूज करता है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करता है कि कौन इजी है सैंपल का हिस्सा बनने के लिए, कहाँ से हम डेटा आसानी से कलेक्ट कर पाएंगे पूरी आउट ऑफ द पॉपुलेशन। तो वो आपको कहलाएंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, जजमेंटल सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग या पर्पस पसंद, वो दोनों एक ही जैसे होते हैं। जजमेंट सैम्पलिंग का मतलब होता है रिसर्चर अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, जैसे कि जो रिसर्चर को अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, तो उनको पता होता है कि ये जो पर्टिकुलर इतने, अगर 100 सैंपल, मान लीजिए 100 पॉपुलेशन है, उसमें से आपने 20 सैंपल लिए, तो वो 20 सैंपल जो होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो कि जहाँ से इफेक्टिव तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। उन्हें पता है कि ये 20 लोग ऐसे हैं जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन देगी, हमको यहाँ से 3 सैंपल 30 सैंपल लेने की जरूरत है नहीं, ये 20 सफिशियंट है। जिनके पास पूरा नॉलेज होगा, जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी डेटा चाहिए, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके, यहाँ पर हम जजमेंटल सैम्पलिंग या पर्पसफुल सैम्पलिंग यूज करते हैं। ठीक है, जजमेंट मतलब जो रिसर्चर है उसका खुद का
खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, उसके खुद के नॉलेज के आधार पर, जो लोग ऑलरेडी स्टडी कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि कितने सैंपल हमको चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से इजीली तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, और वो जो सफिशियंट हो गए हमारी स्टडी के लिए, तो वो जजमेंट सैम्पलिंग या प्रोपोजल सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक, स्नोबॉल सैम्पलिंग में बता ही दिया हूँ। इनमें किसी को डाउट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर? सर एक बार स्नोबॉल सैम्पलिंग का एक बार एग्जांपल दे दो थोड़ा। नॉन सैम्पलिंग का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर है, दे आर नॉट इजिली अवेलेबल, राइट? जैसे आप अगर किसी गांव के अंदर जाएंगे तो आपको फार्मर पे स्टडी करना है, तो गांव में 90%, 100% लोग फार्मर ही होते हैं, तो आपको इजीली से मिल जाएंगे कहीं से आप बात करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं होते हैं, ट्रांसजेंडर हैं या ऐसे HIV अफेक्टेड लोग हैं, वो पब्लिकली ऐसे तो नहीं बताते ना सबको, तो ये ऐसे लोग जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं होते हैं, वहाँ पर हम स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करते हैं। ठीक है, ताकि आसानी एक एक करके एक चेन बना करके हम आसानी से मल्टीपल सैंपल ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक या दो के बारे में पता होता है, तो आप डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? जो HIV अफेक्टेड पेशेंट है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से आपको मिल सकता है एक्सेस कुछ लोगों का, वहाँ से उनसे आप बात करेंगे, मिलेंगे, देन उसके बाद वो लोग बता सकते हैं और किसी को रिफर कर सकते हैं कि ये लोग भी हैं, तो वहाँ से आप जाकर इंटरव्यू करना, सर्वे करना। तो ऐसे करके जहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी नहीं होती है सैंपल्स की, या आपको जो चाहिए डेटा उतना आसानी से नहीं मिल पाता है, तो आप क्या करते हैं, एक एक करके फिर चुनते हैं, एक चैन बनाते हैं, सीक्वेंस बनता है। ओके। यस सर, यस सर, क्लियर। नेक्स्ट है सर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जैसे मैंने बताया था कि जहाँ पर हर एक यूनिट का, हर एक एलिमेंट का चांस होता है सेलेक्ट होने का इन द पार्ट ऑफ द सैंपल आउट ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये इसमें से जैसे कि स्टेट वाइड रैंडम सैम्पलिंग है, रैंडम क्लस्टर सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है। स्टेट प्लीज म्यूट कर लीजिए। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब सिंपल होता है कि आप सिंपल तरीके से जो भी पॉपुलेशन है उसमें से आप रैंडमली आप चूज कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है मेथड रिसर्चर डिवाइड मोर एक्सटेंसिव पॉपुलेशन। प्लीज म्यूट करिए, वीडियो बंद कर लीजिए। एक मिनट, यामिनी प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप लोग म्यूट करके रखिए जब तक क्वेश्चन आपको नहीं पूछना। वैसे अभी डिस्कशन तो होना नहीं है, मैं ही पढ़ाऊंगा, तो आप लोग म्यूट करके रखिए। यामिनी प्लीज म्यूट कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक अनम्यूट हो जाता है क्या? ओके, स्टडीफाइड रैंडम सैम्पलिंग की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द एज, जेंडर, एथनिसिटी या किसी भी रूप में हम उसको क्लासिफाइड कर देते हैं, उसके माध्यम से फिर हम डेटा सेलेक्ट करते हैं, तो वो आपका स्टडीफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए किसी विलेज के अंदर आप स्टडी कर रहे हो, वहाँ पर आपने मेल फीमेल अलग अलग कर दिए, या फिर जो एजुकेटेड पर्सन है, अनएजुकेटेड पर्सन है, या फिर ऐसे लोग जो कि फार्मिंग करते हैं, जो फार्मिंग नहीं करते हैं, तो उनको अलग अलग कर लिया आपने। उस प्रकार से वो स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, छोटा ग्रुप बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। नेक्स्ट है रैंडम क्लस्टर। देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग, इसका मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी सिटी के अंदर। प्लीज म्यूट कर लीजिए। यामिनी, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सब लोग म्यूट कर करके है ना, जब तक कुछ पूछना ना हो। क्लास टेस्टर होता है, बोल रहा था मैं। हाँ, रैंडम क्लस्टर सैम्पलिंग। देखिए क्लस्टरिंग करना है, इसको आसानी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिटी है, अब सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं और आपको लग रहा है काफ़ी बड़ी सिटी है, मान लीजिए कि 2 लाख पॉपुलेशन है, 3 लाख पॉपुलेशन है, तो वहाँ से आप कितने सारे, मैं क्लास आई थिंक, यामिनी प्लीज म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। ओके, क्या बोल रहा था, सिटी। जैसे मान लीजिए सिटी के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं, तो सिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप कितने सैंपल लेंगे। आपको मान लीजिए आपको 400 सैंपल चाहिए, केवल 400 ही आपने अपनी पॉपुलेशन में 400 लोग सेलेक्ट किए,
तो 400 लोग हैं तो कैसे आप डेटा कलेक्ट करेंगे? तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए सिटी के अंदर अलग अलग टाइप के एरिया होता है। एक होता है जहाँ पर इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है। एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पर स्लम है, ठीक है। एक मार्केट एरिया है, ठीक है। इसी प्रकार से एक मान लीजिए कहीं पर यूनिवर्सिटी कॉलेज है, तो आपने क्या करना है, क्लस्टर बना देना अलग अलग। एक मार्केट में आप कुछ वहाँ से मान लीजिए 50 सैंपल आपने मार्केट से ले लिए, 50 सैंपल आपने जो है स्लम एरिया से ले लिए, 50 सैंपल आपने जो है अ, जहाँ पर जो है बाकी पूरी पॉपुलेशन रहती है मैन एरिया, उसके अलावा बाकी इंडस्ट्रियल एरिया से आप 50 सैंपल ले लिए। तो क्या किया आपने, क्लस्टरिंग कर दी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग करना, रैंडम क्लस्टर से। क्योंकि सिटी बड़ी होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप उसमें कौन सा सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। तो वहाँ पर तो आप किसी भी रूप से नहीं ले सकते, तो आपको क्लस्टरिंग करना होता है। आपको पता होता है कि स्लम एरिया में मान लीजिए 2000 लोग रहते हैं, तो अगर वहाँ से आप 100 सैंपल ले लेंगे तो 100 इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उनकी जो भी प्रॉब्लम है या जिस प्रकार का आप डेटा चाहते हैं उनसे, तो उस टाइप का डेटा आपको मिल जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट मतलब प्रोपोर्शन भी सही बन जाता है कि आपने हर जगह से सैंपल ले लिए, तो सबका रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, कोई ज़्यादा बायसनेस भी नहीं आएगी डेटा के अंदर। तो उस चीज़ को आपको देखना होता है, तो वो आपका क्लस्टर सैंपलिंग कहलाता है। क्लियर है? अब इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया कि मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया में आपने मान लीजिए 100 सैंपल लिए, तो मार्केट अब इसमें जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, इसमें क्या होगा कि आपने सोचा कि अब यहाँ पर लाइन से 50 शॉप है, तो आप सभी से तो आप डेटा लेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे कि आप एक दुकान छोड़ के एक से ले लेंगे, फिर एक दुकान छोड़ के इस प्रकार से शॉप से। तो वो आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहलाएगा, कि जैसे दूसरा नंबर, चौथा नंबर, छठा, आठवां, नौवां, इस प्रकार से। तो आप सेकंड शॉप पे गए, उसके बाद फोर्थ नंबर पे शॉप पे, 6 नंबर, 8 नंबर, इस प्रकार से आपने छोड़ छोड़कर एक बोल सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से डेटा कलेक्ट किया एट अ डिफरेंट शॉप इन द मार्केट। तो उसको हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बोलते हैं। दोनों समझ में आ गया, क्लस्टर, सिस्टमेटिक। सर एक्चुअली ये पूछना था, कोटा सैम्पलिंग में और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है? ये देखिए कोटा, देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आता है, क्योंकि आप इसमें रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कोटा हम, देखो क्लस्टर का मतलब होता है कि यहाँ पर आप अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो आपको क्लस्टर बनाने होते हैं। ये रैंडम सैम्पलिंग ही होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने पॉपुलेशन जितनी भी है, अब उसमें से आपने क्लस्टर बना दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने क्लस्टर ऐसे बनाए हैं कि जो होमोजेनियस है ना। जैसे कि मान लीजिए एक स्लम एरिया है, तो वो एक ही प्रकार का है पूरा, उसमें जो लोग रहते हैं उनकी एक ही प्रकार की प्रॉब्लम होगी, एक प्रकार की समस्या होंगी, या एक ही प्रकार का वो डेटा देंगे आप। ठीक है, एक पूरा मार्केट एरिया है तो वो एक जैसा है, वहाँ की प्रॉब्लम एक जैसी होगी, तो वो आपका क्लस्टर में आएगा। ठीक है, जहाँ पर रैंडमली आप डेटा कलेक्ट करेंगे, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें से आपने ये 500 यहाँ पर है, मार्केट एरिया में 500 लोग रहते हैं, आपने 100 ले लिए, तो ये रैंडम ही होगा है ना, चूंकि ये मार्केट एरिया है, इसमें आपने रैंडमली सिलेक्ट किए। ठीक है, तो वो क्लस्टर बन जाता है। ओके। और कोटा में क्या होता है, कोटा सैंपलिंग में जनरली हम क्या करते हैं, सेगमेंटेड कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। पहले से हमको, पहले से जैसे मेल फीमेल कर दिया, तो पहले से डिवाइड कर दिया हमने उनको सब कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए आपने 100 लोग ओके हैं, सर। 100 में 50 मेल है, 50 फीमेल है। ओके, आपने उनको अलग अलग कर दिया, स्ट्रेटिफाइड कर दिया ग्रुप के अंदर, फिर उसमें से आपने कुछ सेलेक्ट किए। ओके, तो वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें छूट जाएंगे जो आपने नहीं लिए। आपको पता है कि आपको कितने सैंपल चाहिए, उसके आधार पर आपने सेलेक्ट कर लिए, फिर आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर पहले हम क्लस्टर बना लेते हैं जो कि एक जैसे होते हैं, होमोजेनियस होते हैं। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट है सैम्पलिंग बायसनेस, सैम्पलिंग एरर। क्या होता है सैम्पलिंग बायस, एनीबॉडी बताइए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आई थिंक वॉइस क्लियर होगी। वॉइस क्लियर आ रही पायल? हम्म। यस सर क्लियर। ओके, देन टेल मी व्हाट इज सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग बायस या सैम्पलिंग एरर क्या होता है, पहले ये बता दीजिए, या कोई भी हम्म। सर वही डेटा कलेक्शन में हमने गलतियां कर दी या फिर उसको डिजाइन करने में, फिर ओवरऑल जो हम करते हैं सैम्पलिंग में, वो सैम्पलिंग एरर होते हैं। जैसे हम कभी कभी हमने इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ले ली कि हम उसको एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो गया एक। या फिर मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं कुछ लोगों को।
या फिर कुछ आपको लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिए तो वो एक्सक्लूडेड रह गए? ठीक है, वो आपका टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर के अंदर आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर है कि आपने पॉपुलेशन जो लिया है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप उससे डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सिलेक्शन एरर हो गया हो, या फिर सैम्पलिंग फ्रेम गलत ले लिया आपने, नॉन रिस्पॉन्सिव एरर है जैसे कि बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं किए, तो वही सभी एरर आपके सैम्पलिंग एरर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है कि जब जो आप सैंपल ले रहे हैं वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं आपकी एंटायर पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं, या उससे रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो आपका सैम्पलिंग एरर होगा। सैम्पलिंग बायसनेस क्या होती है, बताइए। तो सैम्पलिंग बायसनेस वही हो गया कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डिसाइड कर रहे हैं, ना कि एकदम जो ये आपका अकॉर्डिंग है, मतलब जो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप चूज कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ वो बैचनेस में आ जाएगा। जब पहले से जैसे मान लीजिए कि आपको 50 मेल 50 फीमेल लेना है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि 70 मेल ले लिए और 30 फीमेल ले लिए, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब, आपको लग रहा है कि डेटा मेल से जल्दी मिल जाएगा तो आपने 70 ज़्यादा ले ली, यहाँ पर कम ले ली, तो ये आपका उसमें सैम्पलिंग बैचनेस आ ही जाएगी। ठीक, उसको सैम्पलिंग बैचनेस, जहाँ पर प्रोपोर्शनल आपका जो होता है रेशियो सही नहीं लेते हैं, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, तो प्रोपोर्शनेट सही नहीं है, इसी प्रकार से उसमें बैचनेस आ जाती है। ठीक है, व्हाट इज ओके, ठीक है, ये तो हो गया। और बाकी के सैम्पलिंग एरर के कई प्रकार होते हैं, कई रीजन होते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर भी होती है और सैम्पलिंग एरर होती है। सैम्पलिंग एरर के अंदर जब मैंने अभी बताया पॉपुलेशन एरर है या सिलेक्शन एरर है, सैम्पलिंग फ्रेम एरर है, नॉन रिस्पॉन्सिव एरर होती है, वो भी आपकी सैम्पलिंग एरर के अंदर आएगी। नॉन सैम्पलिंग एरर के अंदर क्या आता है कि आप जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम पे कोई मिस्टेक कर रहे हैं, प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग करने में गलती हो रही है, एडिटिंग करने में गलती है, कोडिंग करने में गलतियाँ हैं, तो वो नॉन सैम्पलिंग एरर के अंदर आएंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इंटरवीनिंग वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। व्हाट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल? जो कि दो वेरिएबल के बीच में जो है रिलेशन को एक्सप्लेन करता है, वो आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल कहलाता है। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक होता है कंटिन्यूस वेरिएबल, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। व्हाट इज मेन डिफरेंस? तो जिसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती एक्चुअली, मतलब वो कंप्लीट ही होता है। जैसे मेंस को हम लेंगे, जैसे इतने लोग 10 लोग, तो हम उसको काउंटिंग में गिनेंगे टोटल 10। बाकी हम जिसको फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं वो इसमें आ जाएगा ठीक 1.2 है, हाँ ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर हम कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ पर पॉइंट में वैल्यू रहती है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल में आएगा। जो डिस्क्रीट वैल्यू होती है, जिसको जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आप ले लीजिए, एक बुक में नंबर ऑफ पेज होते हैं, फिक्स होते हैं, वो आपको काउंट कर सकते हैं, इस प्रकार से वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल आएगा। एक्सट्रीनियस वेरिएबल क्या होता है? वो अनवांटेड वेरिएबल, अनडिजायर्ड वेरिएबल, जो कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है ओवरऑल स्टडी में। जैसे कि एग्जाम में आप बैठे हैं और एग्जाम के अंदर एसी चल रहा है, बहुत ठंडा है, तो उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस पर, हो सकता है ना, वो टेम्परेचर जो है वो कहलाएगा एज ए एक्सट्रीनियस। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे जो हम चीज़ मेजर करना चाहते हैं, अलग अलग जो है सिमिलर रिजल्ट अगर देता है बार बार आपका, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन आया बनाया, आपका कोई टूल है या कोई मेजर जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो रिलायबल तभी कहलाएगा जब वो सेम जो है रिजल्ट देता है, रिपीटेड मेजरमेंट के बाद सेम कंडीशन में जो है सेम रिजल्ट दे रहा होता है। अलग अलग टाइम पे आप डेटा कलेक्ट करेंगे, विद द सेम क्वेश्चन आए, फिर भी वो उसी प्रकार का सेम रिजल्ट देगा। अगर यू आर टेकिंग सेम सैम्पल, मतलब पॉपुलेशन बार एक ही जैसी है और सेम कंडीशन है, अलग अलग टाइम पे आप डेटा लेंगे तो भी वो उसका रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब है कि आपका जो टूल है, इंस्ट्रूमेंट या जो भी आप क्वेश्चन यूज कर रहे हैं वो रिलायबल है। ठीक है, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि जिसके लिए बनाया गया उसी चीज को मेजर कर रहा है, वो आपको कहलाएगा कि वो टूल, आपका इंस्ट्रूमेंट वो वैलिड है। ठीक है, जिस चीज के लिए जो जो आपने इंडिकेटर लिए क्वेश्चन आर के अंदर, वही चीज को मेजर करेगा, तो कहलाएगा कि वो वैलिड आपका क्वेश्चन आर है या इंस्ट्रूमेंट या टूल जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल, इंटरवल एंड दी रेशियो वेरिएबल। ये हम लोग कई बार डिस्कस किए, ये नीड टू डिस्कस अगेन। क्लियर है सर ये तो। नॉमिनल का मतलब होता है कि सिंपल जो नेम, जैसे कि स्टेट के नेम है वो नॉमिनल वेरिएबल में आएंगे। ठीक है, उसको जो है क्या से बोल सकते हैं, हमको ऑर्डर में नहीं लगा सकते, जैसे कि स्टेट के नेम कैसे ऑर्डर में लगाएंगे, अल्फाबेटिकली लगा सकते हैं, लेकिन इन जनरली उसको हम ऑर्डर में नहीं लगा पाएंगे। मेल फीमेल जेंडर जो है वो आपका नॉमिनल वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, उनको रैंक नहीं कर सकते, ऑर्डर में नहीं लगा सकते, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल वेरिएबल। ऑर्डिनल का मतलब होता है कि हम उसको रैंक में लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका इंटरवल वेरिएबल। इंटरवल वेरिएबल का मतलब होता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको मेजर कर सकते हैं कंटिन्यूम में, दैट इज बट दैट डज नॉट हैव ट्रू जीरो, मतलब जो वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा इंटरवल वेरिएबल। रेशियो वेरिएबल में क्या होता है?
कि आपकी वैल्यू भी ट्रू वैल्यू जीरो होते हैं, जैसे कि मास है, वेट है, करेंसी है, हाइट है, ये सब ये आपके रेशियो वेरिएबल के अंदर आएंगे। एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू होती है, एक्चुअल अमाउंट होता है, तो दैट कैन बी मेजर इन दैट हैव वेरी न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज रेशियो वेरिएबल। ये आपने पेपर में नहीं पढ़ा होगा तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट, स्क्यूनेस क्या होता है, एनीबडी? देखो सेंटर टेंडेंसी हम लोग मेजर करते हैं। सेंटर टेंडेंसी मेजर करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? सेंटर टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए डेटा सर सेट होता मिड मिनट में है, ठीक है, ओके। सेंटर टेंडेंसी का मतलब होता है मीडियन कि, मोड से निकालते हैं ना सेंटर टेंडेंसी। ओके ठीक है, वो तरीके हैं, हम पूछ रहे हैं सेंटर टेंडेंसी होता क्या है। सेंटर टेंडेंसी हम यूज करते हैं ताकि पूरा जो डेटा सेट हमारे पास होता है, मान लीजिए 10 नंबर है आपके पास, 10, 20, 50 ऐसे करके कुछ भी डेटा दिया गया है, तो उससे आप सेंटर टेंडेंसी के माध्यम से निकाल पाएंगे कि जो सेंटर हो, जो एवरेज पूरे डेटा सेट का क्या है। क्योंकि सिंगल जो वैल्यू होती है, वो टिपिकल जो वैल्यू होती है, वो सेंट्रल वैल्यू वो रिप्रेजेंट करती है पूरे डेटा को, वो सेंटर टेंडेंसी उसके माध्यम से निकालते हैं। तो आपका मीन से निकाल सकते हैं, मीडियन से और मोड से। ठीक है, मीन का मतलब एवरेज होता है, सिंपल, कि पूरी वैल्यू को जोड़ करके नंबर ऑफ कितनी वैल्यू डिवाइड कर दो बस, तो आपका मीन निकल आएगा। मीडियन का मतलब होता है कि आप उसमें ऑड भी चेक करते हैं, उसके बाद जो सेंटर वैल्यू होती है, अगर ऑड नंबर है तो सेंटर वैल्यू आपकी मीडियन होगी, और इवन नंबर है तो आप उसको दो वैल्यू निकाल के बीच की उसका एवरेज निकालेंगे, वो आपका मीडियन कहलाएगा। उसको डेटा को पहले ऑर्डर में लगा लेते हैं, ये बेसिक चीज़ें पता होगी। मोड निकालते हैं, सिंपल जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर 10 4 बार आया, सबसे ज़्यादा 10 ही आया, तो वो 4 आपका वो मोड आ जाएगा। ठीक है, जो मतलब वैल्यू जो होगी 10, वो आपकी मोड हो जाएगी। जो मोस्ट फ्रिक्वेंट अकरिंग वैल्यू होती है वो उसको मोड बोलते हैं। इसमें एक फार्मूला होता है इसको, ठीक है। अभी ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी डेटा सेट है, उसमें आपका मीन मीडियन मोड निकाला। अब चूंकि तीनों से ही हम सेंटर टेंडेंसी निकाल रहे हैं, तो वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए। अगर वैल्यू एक जैसी नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर टेंडेंसी, इसका मतलब है कि डेटा सेट आपका जो है वो कहीं ना कहीं स्क्यूड है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपका मीन मीडियन और मोड बराबर आता है। ठीक है, ये केस बनता है। अगर डेटा सेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब डेटा सेट में कहीं ना कहीं स्क्यूनेस है, या डेटा स्क्यूड है, मतलब सिमेट्री नहीं है डेटा के अंदर। जैसे कि एक बेल शेप कर्व होता है सिंपल, वैसे यहाँ पर मीन मीडियन मोड एक ही है, बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि डेटा सेट अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो डेटा सेट में कहीं ना कहीं स्क्यूनेट है। दो प्रकार का होता है आपका स्क्यू, जिसको हम एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। 1 सेकंड, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसके बाद मीडियन मोड। ठीक है, जैसे कोई डेटा सेट है, उसमें आप अ, छोटी सी वैल्यू ऐड कर दें। यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ भी लिखा है, जो वैल्यू बड़ी बड़ी है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो 70 के आसपास आएगा। अब इसमें आप वैल्यू 5 जोड़ दीजिए, वैल्यू 5 बहुत छोटी होती है, इसमें ऐड होगी, डिवाइड बाई नंबर बढ़ जाएगा, तो फिर वो जो है इसका वैल्यू अचानक से कम हो जाएगा मीन के वैल्यू। ठीक है, तो जहाँ पर तो ये आपका किस में आएगा, ये आएगा नेगेटिव स्क्यूड में। अगर वैल्यू हम बड़ी ऐड कर देते हैं, जैसे 50 है, 100 है, इसमें आपको 200 ऐड कर देंगे, तो आपका इसका मीन जो अचानक बढ़ जाएगा मतलब मीन बड़ा होगा इसमें, और वो आपको पॉजिटिव स्क्यूड कहलाएगा। पॉजिटिव स्क्यूड का इस प्रकार से बनता है। फिर आप, ये आपका मोड होता है, ये मीडियम, ये मीन, वैल्यू बढ़ गई ना, इधर आ गई, इधर से शिफ्ट होकर। इसी प्रकार नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है कि वैल्यू इस प्रकार से होती है, यहाँ मोड होता है, या मीडियम, मीन इधर, ये माइनस में है तो इस तरफ की वैल्यू खिसक जाएगी, कम हो जाएगी। थोड़ा सा याद आ गया होगा आप लोगों को, मैंने बताया था 2 3 बार। ठीक है, वो पॉजिटिव स्क्यूड कहलाएगा, ये नेगेटिव स्क्यूड। और ये फार्मूला याद करना, इसको कैसे फार्मूला किया गया है वो ध्यान नहीं देना इसको। एग्जाम प्लीज नोट कर लीजिए कौन है। अब देखिए दूसरा इसमें है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ? देखो, ये पहले हम लोगों ने मेजर किया, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, इसमें हम केवल पूरे डेटा सेट का जो एवरेज है डेटा सेट का वो निकालते हैं, सेंटर वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर डिस्पर्जन हम मेजर कैसे करेंगे? देखो, जो एवरेज होता है वो ओवरऑल आपकी सेंटर वैल्यू को निकालता है, या बोल सकते हैं ये नहीं दिखाता है कि हर एक वैल्यू का सेंटर वैल्यू से क्या रिलेशन है, कितना उसमें डिस्पर्जन है, कितना वेरिएशन है, उस चीज को नहीं दिखाता है सेंटर टेंडेंसी। तो वहाँ पर हम डिस्पर्जन यूज मतलब डिस्पर्जन मेजर करते हैं। ओके,
डिस्पर्जन का मतलब होता है कि पूरा डेटा सेट कितना स्कैटर्ड है, हर सेंटर वैल्यू से बाकी वैल्यू कितनी है, उस चीज को देखने के लिए हम लोग डिस्पर्जन या डिस्पर्जन को स्प्रेडनेस बोलते हैं या वेरिएबिलिटी बोलते हैं, बात एक ही है। तो वैल्यू कितनी हाईली वेरिएबल है कि कम वेरिएबिलिटी है डेटा सेट के अंदर, ठीक है, उसलिए हम लोग डिस्पर्जन यूज कर रहे होते हैं। अब डिस्पर्जन के लिए हम लोग तीन तरीके से निकाल सकते हैं वेरिएबिलिटी को, रेंज के माध्यम से, और वेरिएंस होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। तो मनोज कुमार प्लीज। बहुत सारे लोग जो है आज ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है पता ना हो, प्लीज म्यूट रखिए ना, थोड़ा सा टाइम बचेगा तो हम लोग जल्दी कवर कर पाएंगे। क्या बोलना था? सो दिस इज द डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ, मनु प्लीज, इसमें कहीं डायरेक्ट होता है सबको करने वाला। Dispersion spreadness variability is the degree of scattered or variation of variable about centered value, उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। तो रेंज रेंज कैसे निकाला जाता है? रेंज का मतलब होता है कि जो हाईएस्ट नंबर है और जो लोवेस्ट नंबर है, ठीक है, उसका डिफरेंस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दी गई है, 7, 9, 8, 11, 12, ऐसे कुछ वैल्यू दिया है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी और जो लोवेस्ट वैल्यू होगी उसका डिफरेंस, आर मैक्स माइनस आर मिनिमम, वो आपका रेंज कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इससे देखो, इंटर क्वार्टाइल रेंज के पहले आपको जानना होता है कि क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर, एक पूरा पूरा एक डेटा सेट है, 10 वैल्यू है उसके अंदर, आपको जैसे कि मान लीजिए, फिर आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 4 हिस्सों में, इस प्रकार से क्वार्टर 1, 2, 3, 4, पूरा डेटा सेट। आपको देखना होगा कि वो इवन है कि ऑड है, वो चीज़ मैंने बताई हुई थी, ठीक है। तो जो Q3 और Q1 के बीच का जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि 50% दिखाता है। तो Q1 और Q3 के बीच का जो हिस्सा है वो आपका 50% और बाकी इधर है, बाकी इधर है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 25th क्वार्टाइल होता है, ये 75th क्वार्टाइल होता है, बाकी बीच का हिस्सा आपका, इसको बोलेंगे Q3 माइनस Q1, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब यहाँ पे उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक सो मच टाइम, तो आपको समझ लेना है बिंदु को। अगर डेटा ऑड है तो आपका जो मिडिल वैल्यू मीडियन होगा, और मीडियंस के लोअर हाफ होता है, अपर हाफ होता है, और लोअर हाफ को आपको वहां से फिर Q1 निकाल सकते हो, और अपर हाफ का Q1 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब चूंकि मीडियन जो होगा बीच की वैल्यू होगी, तो इस तरफ की वैल्यू को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर देना है, और इसी तरफ से आपको अपर हाफ का निकाल लेना है। क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में तो उतना डरना नहीं, बस आपको पता रहना चाहिए। वेरियंस वेरियंस क्या होता है, कोई बताइए थोड़ा, पानी देता हूँ। हम्म सर मीन का स्कोर निकालते हैं इसमें। उसको वेरियंस कैसे मिलाएंगे? मीन तो निकालते हैं, ठीक है। देखो मीन जो होता है ना, मीन फिर जितने भी वैल्यू होती है पूरे डेटा सेट के अंदर, उससे हम डिस्टेंस चेक करते हैं हर एक वैल्यू का, ओके। जैसे मान लीजिए आपने मीन निकाला, अब 5 वैल्यू है इसमें, 5 7 है, 9 है, 11, 12, उसका मान लीजिए मीन आया, उसमें से 5 को आपने -7 कैसे किया, 9, 7 माइनस 9, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये आपका 3 आएगा, ऐसे करके वो आप इस प्रकार से वेरियंस निकालने होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वेरियंस का जो होता है स्क्वायर रूट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, ओके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ कि मीन से वैल्यू कितनी, एवरेज कितना डेविएट कर रहा है वो आपका वेरियंस पर। सबसे पहले हमको वेरियंस निकालना होता है, देन उसको हम चेक करते हैं स्पेसिफिक डिस्टेंस हर एक वैल्यू से, स्कोर से, देन उसको हम जोड़ जोड़ लेते हैं सम पूरा। उसके बाद फिर फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन, वेरियंस होता है ये, सॉरी इस सैंपल का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ओके, ये तो मैंने अभी बता ही दिया। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और दूसरा है कॉन्फिडेंस लेवल।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? ये तो जब हम स्टडी करते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो हाइपोथेसिस वगैरह बनाते हैं और हमेशा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ लेके रखते हैं। इसका मतलब होता है कि टाइप एरर एरर होने की गलती, मतलब पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, क्योंकि वी आर ह्यूमन। सो यू हैव टू टेक सम, पहले से देख के रखते हैं कि मान लीजिए आप 1% का ले रहे हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका मतलब है कि आप जो नल हाइपोथेसिस है वो भी करेक्ट है, बट उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम गलत डिसीजन ले रहे हैं। तो हम जब स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो गलत डिसीजन होने के चांसेस होते हैं, तो पहले से हम लोग ले लेते हैं कि 1% या 5% या 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चलते हैं। ओके। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% अगर है, इसका मतलब ये है कि गलत होने के चांस 1% है, तो फिर सही होने के चांस कितने होंगे? 91%। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, इसका मतलब गलत होने के चांस 5% है, तो सही होने के चांस 95% होंगे। इसी प्रकार से ये 90 होगा। तो ये जो 1 माइनस मैंने किया है परसेंटेज निकाल के, तो वो आपका कहलाएगा कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है कि ये जो है आपका दिखाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की आप जो रॉन्ग डिसीजन लिए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, कि जो नल हाइपोथेसिस दैट इज अ करेक्ट बट बी रिजेक्टेड, इसका मतलब हुआ कि आपने डिसीजन गलत ले लिया। ओके। सो वो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। वो 1% है, 2% है, 5%, 10%, ये स्टैंडर्ड है, इसलिए 1, 5, 10 लिया जाता है। ओके। आप जब आप गलत डिसीजन आप 1% लेंगे, इसका मतलब है कि सही डिसीजन आपका 99% होने वाला है, तो वो आपका कहलाएगा कॉन्फिडेंस लेवल। इसलिए यहाँ पर 99, 95, 90 लिखा है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्टैंडर्ड वैल्यू, इसलिए यहाँ पर ये लिखी है। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है सर। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टोटल टेस्ट, बंटेल टेस्ट। ये क्या होता है? देखिए, बंटेल टेस्ट का मतलब होता है कि जैसे कि जो क्रिटिकल एरिया होता है, फॉर एग्जांपल, ऐसे कोई बताइए, मैं इसको साफ करता हूँ। जहाँ पर क्रिटिकल एरिया वन साइडेड होता है, या तो ग्रेटर देन हो सकता है या लेस देन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस प्रकार से। या तो इस साइड होगा, या मान लीजिए पॉजिटिव साइड हो सकता है। तो जहाँ पर वन साइड में आपका क्रिटिकल एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वन साइडेड होता है, जहाँ पर मान लो जहाँ पर ग्रेटर देन या लेस देन का चांसेस हो सकते हैं, वहाँ पर हम लोग वन टेल टेस्ट यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एवरेज एज है क्लास के अंदर, लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी के अंदर लेस देन 28 ईयर है, तो लेस देन है तो मतलब वहाँ पर आपको डायरेक्शन दिख रही है प्रॉपर, ठीक है, तो आप वहाँ पर वन टेल टेस्ट यूज करने वाले हैं। बंटिल टेस्ट टोटल इसलिए यूज करते हैं ताकि जो क्रिटिकल वैल्यू निकल के आती है ना, उससे हम चेक कर पाए कि जो आपका नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपका रिजेक्शन रीजन होता है, ये एक्सेप्टेंस रीजन होता है, तो इसलिए हम यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा अगर थोड़ा याद है तो। ठीक है, तो हमको चेक करना होता है, इसलिए हम बंटिल टेस्ट, टोटल टेस्ट यूज करते हैं। टोटल टेस्ट का मतलब होता है कि जहाँ पर हमको पता नहीं होता है कि वैल्यू ग्रेटर देन है कि लेस देन है। जैसे मैंने बताया कि एवरेज एज जो है स्टूडेंट की क्लास के अंदर 28 ईयर है, 28 ईयर से कम है, मतलब हमको साइन पता है लेस देन 28 ईयर, सो वी विल टेक इन लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू। और उसमें अगर है पॉजिटिव ज़्यादा है, मोर देन, मान लीजिए किसी इनकम, लोगों की इनकम 1,000 से ज़्यादा है, तो मोर देन 100, मोर देन 1000, दैट मीन्स वी विल टेक इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये जो होगा आप रिजेक्शन रीजन होगा, ये एक्सेप्टेंस रीजन होगा। ठीक है, उससे सीवी की वैल्यू निकालेंगे, आप चेक करेंगे, फिर उससे पता चलेगा। फिर आप टेबल चेक करेंगे, जो भी टेस्ट यूज करने वाले हैं, टी टेस्ट या जेड टेस्ट, उससे वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, समझ में आ गया वन टेल टेस्ट? और देखिए, टू टेल टेस्ट हम वहाँ भी यूज कर रहे होते हैं जहाँ पर कोई डिफरेंस हमको पता नहीं होता है। सिंपल ये है कि दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप का आपने मीन निकाला, अब उनके बीच में क्या डिफरेंस है हमको नहीं पता। मान लीजिए कोई डिफरेंस नहीं है, या आपको पता नहीं चल रहा है, कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है उसमें, तो आपको वहाँ पर टू टेल टेस्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने स्टडी किया, 100 सैंपल लिए, और 100 सैंपल में से 100 सैंपल का कुछ मान लीजिए स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है और पॉपुलेशन दी है, और आपको उसमें से कुछ सैंपल निकालने हैं और सैंपल से स्टडी करना है कि आपको चेक करना है कुछ भी, उसमें अगर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर की वैल्यू, उसमें लिखा वैल्यू चेंज हुई है, वैल्यू चेंज हुई कितनी हुई, पॉजिटिव हुई नेगेटिव हुई, तो आपको पता नहीं है, तो वहाँ पर आप फिर टोटल टेस्ट यूज करेंगे। अगर उसमें दिख रहा है कि वैल्यू कम हुई या ज्यादा हुई, क्वेश्चन के अंदर लिखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वन टेल टेस्ट यूज करने वाले हैं कि अगर ज्यादा हुई तो फिर राइट साइड वाला, और कम हुई तो लेफ्ट साइड वाला। समझ में आ रहा है? हम्म, बताइए।
बोलिए, फिर आगे बढ़ेंगे, दोबारा समझाएं। स्पेसिफिक डायरेक्शन 110 टेस्ट, बिल्कुल सही लिखा है। हाँ, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है तो 110 टेस्ट होता है। इसको इसलिए हम लोग डायरेक्शनल टेस्ट भी बोलते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस टेस्ट, जो आपको 110 टेस्ट होता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन आपको दिख रही होती है। ओके, नेक्स्ट इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब क्या होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब क्या होता है, बताइए कोई, क्या बेसिक डिफरेंस है? हम्म। यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी रही है कि वहाँ पर हम पैरामीट्रिक यूज करेंगे। ओके, और जहाँ पर हमको ज़्यादा पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है, नोवा टेस्ट है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, पता है नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं कॉलेज के अंदर, क्लास के अंदर, तो हम पैरामीट्रिक यूज करेंगे। एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी, कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉय हो उनको पता होगा नंबर ऑफ कितने एवरेज निकाल सकते हैं। नॉन पैरामीट्रिक को पता नहीं होता है एक्चुअली पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा। जैसे यहाँ पर लिखा है एक क्वेश्चन, एवरेज सॉरी एवरेज वेट ऑफ पीपल हु आर मूविंग मॉर्निंग वॉक, जो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं रोड साइड में, उनका एवरेज वेट निकालना है। तो नहीं पता ना कितने लोग जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, डेली कम या ज़्यादा जा रहे हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा हमको पता नहीं है, मतलब we don't know about the population, then we use in the non-parametric test. अब यहाँ पर कुछ टेस्ट है, टी टेस्ट और जेड टेस्ट। इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, देखो टी टेस्ट हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर सैम्पलिंग जो साइज, सैंपल साइज कम होती है, जो 30 से कम होती है, वहाँ पर टी टेस्ट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहता है, मतलब पॉपुलेशन का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा। ठीक।